हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। स्टूडेंट्स, अपना जो चैप्टर चल रहा था अध्याय 6 पुष्पी पादपों का शरीर, जो आपके 11th क्लास का 6 नंबर चैप्टर है। पुष्पी पादपों का शरीर। और इसके अंदर हम संवहन उत्तक तंत्र पढ़ रहे थे। और इस संवहन उत्तक तंत्र में हमने क्या बोला था कि संवहन उत्तक तंत्र है वो दो प्रकार का होता है। संवहन बंडल एक होता है खुला और एक होता है बंद। और मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया भी था कि खुला संवहन बंडल यानी वेस्कुलर बंडल किसे बोला जाता है, और बंद वेस्कुलर बंडल या बंद संवहन तंत्र किसे बोला जाता है। तो देखिए, संवहन तंत्र वाले पार्ट में जाइलम तथा फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। और संवहन बंडल दो प्रकार का होता है। संवहन बंडल दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक मैंने बताया था आपको, बंद संवहन बंडल, और एक होता है खुला संवहन बंडल। ठीक है, नोट कीजिए पॉइंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कि बंद संवहन बंडल क्या होता है और खुला संवहन बंडल क्या होता है। बंद संवहन बंडल का मतलब है, कल मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार ये ऐसे होता है कि अंदर होता है जाइलम और बाहर होता है फ्लोएम। अंदर जाइलम और बाहर फ्लोएम होता है।
अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक कैम्बियम नामक संरचना है जो द्वितीयक वृद्धि करती है, वो नहीं पाई जाती है, तो उसको बोला जाता है बंद संवहन मंडल। दूसरे प्रकार का होता है खुला संवहन मंडल, खुला संवहन मंडल। जिसमें बाहर की तरफ होता है फ्लोएम और अंदर की तरफ होता है जाइलम, लेकिन इन दोनों के मध्य कैम्बियम पाया जाता है। कैम्बियम उपस्थित रहता है और इस कैम्बियम का काम क्या है, ये बाहर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम बनाएगा तथा अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम बनाएगा। यानी प्राथमिक फ्लोएम और प्राथमिक जाइलम के बाद जब द्वितीयक फ्लोएम और द्वितीयक जाइलम का निर्माण होता है कैम्बियम के द्वारा, तो इस प्रकार के संवहन मंडल को क्या बोला जाता है, खुला संवहन मंडल। यानी जिसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है उसको खुला संवहन मंडल बोला जाता है। और यदि इनके बीच में कैम्बियम नामक संरचना नहीं है, दोनों की द्वितीयक वृद्धि नहीं हो रही है, तो उस प्रकार के बंडल को क्या बोलेंगे, बंद संवहन मंडल या क्लोज वेस्कुलर बंडल। और ये होता है ओपन वेस्कुलर बंडल। तो हम परिभाषा नोट करते हैं सबसे पहले बंद खुला संवहन मंडल की। जब जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य कैम्बियम उपस्थित हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम उपस्थित होगा तो क्या होगी, द्वितीयक वृद्धि होगी। और इस प्रकार के कैम्बियम को क्या बोलेंगे, इस प्रकार के बंडल संवहन मंडल को क्या बोलेंगे, खुला संवहन मंडल। जब जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य कैम्बियम उपस्थित हो तो इससे द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण होता है। द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण होता है तथा इसे खुला संवहन मंडल कहते हैं, खुला संवहन मंडल कहते हैं। किस प्रकार की संरचना होगी देखिए,
तो ये बाहर की तरफ है फ्लोएम, अंदर की तरफ है जाइलम, तथा इनके मध्य में स्थित है कैम्बियम। अब ये कैम्बियम क्या करेगा, बाहर की तरफ फ्लोएम है, अंदर की तरफ जाइलम है, तो ये बाहर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण करेगा, द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण। और अंदर की तरफ किसका निर्माण करेगा, द्वितीयक जाइलम का निर्माण, द्वितीयक जाइलम का निर्माण। तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि खुले संवहन बंडल के अंदर जो कैम्बियम होता है वो बाहर की तरफ क्या बनाकर भेजता है और अंदर की तरफ क्या भेजता है। तो बाहर की तरफ द्वितीयक फ्लोएम का निर्मित करके भेजता है और अंदर की तरफ द्वितीयक जाइलम को निर्मित करके भेजता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर की तरफ जाइलम है, बाहर की तरफ फ्लोएम है, तो जो नए फ्लोएम बनेंगे वो बाहर की तरफ भेजेगा और जो नए जाइलम बनेंगे वो अंदर की तरफ भेजेगा। तो इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल या संवहन बंडल को क्या बोला जाता है, खुला संवहन बंडल। नोट कर लीजिए।
तो ये आपके खुला संवहन मंडल था। अब हम देखते हैं बंद संवहन मंडल। इसका बिल्कुल उल्टा होगा। क्या होगा बंद संवहन मंडल में कि उसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम उपस्थित नहीं होगी, और अगर कैम्बियम उपस्थित नहीं होगी तो द्वितीयक जाइलम का निर्माण भी नहीं होगा, द्वितीयक फ्लोएम का निर्माण भी नहीं होगा, और इस प्रकार के संवहन मंडल को क्या बोला जाता है? बंद संवहन मंडल, क्लोज वेस्कुलर बंडल। तो देखिए नेक्स्ट, जब जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य कैम्बियम उपस्थित ना हो तो इस प्रकार के संवहन बंडल को बंद संवहन मंडल कहते हैं। बंद संवहन मंडल कहते हैं। जैसे देखिए बाहर की तरफ है फ्लोएम और अंदर की तरफ है जाइलम, और देखिए इनके अंदर बीच में कैम्बियम उपस्थित नहीं है। तो इस प्रकार के संवहन मंडल को बंद संवहन मंडल कहते हैं। नोट कर लीजिए।
तो स्टूडेंट्स ये संयुक्त संवहन मंडल था। अब हम देखते हैं कि जो जाइलम और फ्लोएम के स्थित रहने का क्रम है, कुछ कुछ में वो क्या होते हैं, एकांतर क्रम में स्थित रहते हैं। जैसे एक त्रिज्यीय स्थान पर जाइलम है, दूसरे त्रिज्या में जो फ्लोएम है, यानी जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या में स्थित रहते हैं, तो उसको अरीय संवहन मंडल बोला जाता है। और जब जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या में स्थित रहते हैं तो उसको संयुक्त संवहन मंडल बोला जाता है। अलग अलग त्रिज्या में स्थित रहना अरीय संवहन मंडल है, वो ज्यादातर जड़ों में पाया जाता है, मूल में उपस्थित रहता है, जबकि जो संयुक्त संवहन मंडल है वो तने में उपस्थित रहता है। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो अरीय संवहन मंडल है वो किस में उपस्थित रहता है, तो इसका आंसर देना आपको मूल में, और संयुक्त संवहन मंडल किस में उपस्थित रहता है, तने के अंदर। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, अरीय संवहन मंडल। जब जाइलम तथा फ्लोएम एकांतर क्रम में तथा अलग अलग त्रिज्या पर स्थित हो, तो इसे अरीय संवहन मंडल कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए इसका उदाहरण क्या है, यानी अरीय संवहन मंडल किस में पाया जाता है, मूल में यानी जड़ों में। फिर दूसरे प्रकार का है संयुक्त संवहन मंडल। जब जाइलम तथा फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित हो, तो इसे संयुक्त संवहन मंडल कहते हैं। और इसका उदाहरण है तना। तने में संयुक्त संवहन मंडल पाया जाता है, जबकि मूल में अरीय संवहन मंडल पाया जाता है। नोट कीजिए।
तो स्टूडेंट्स ये हमने मुख्यतया ऊतकों के संवहन बंडल के बारे में पढ़ लिया, यानी बाह्य त्वचीय ऊतक, भरण ऊतक तंत्र और संवहन बंडल या संवहन ऊतक तंत्र को विस्तार से पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि जो पौधे होते हैं वो कुछ एक बीजपत्री होते हैं, कुछ द्विबीजपत्री होते हैं, तो उनकी संरचना किस प्रकार की होती है, यानी एक बीजपत्री तना कैसा होता है, द्विबीजपत्री तना कैसा होता है, या एक बीजपत्री मूल या जड़ कैसी होती है, द्विबीजपत्री मूल कैसे होती है, तो वो सब अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पादपों का शरीर। एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पादपों का शरीर, ठीक है। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं द्विबीजपत्री मूल। द्विबीजपत्री मूल और एक बीजपत्री मूल के बारे में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, यानी जो द्विबीजपत्री पौधा होता है उसकी जड़ें किस प्रकार की होती है। तो उसके अंदर देखिए जो द्विबीजपत्री मूल है उसके अंदर वही होगी, तीनों प्रकार के ऊतक होंगे, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र होगा, भरण ऊतक तंत्र होगा और संवहन ऊतक तंत्र होगा। तो जो द्विबीजपत्री मूल है उसकी बाह्य त्वचा है वो उसके ऊपर मूल रोम पाए जाएंगे। मैंने आपको बताया था जो मूल में रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जो जल और खनिज लवणों के अवशोषण में सहायक होती है, उन्हें क्या बोला जाता है, मूल रोम बोला जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट, इसकी बाह्य त्वचा में मूल रोम उपस्थित रहते हैं। यानी जैसे देखिए ये संरचना है, सबसे बाहर ये बाह्य त्वचा की कोशिकाएं, इस पर क्या पाए जाएंगे, मूल रोम। ये संरचनाएं क्या कहलाती है, मूल रोम कहलाती है। आपने देखा होगा हम किसी जड़ को उखाड़ के देखते हैं तो उस पर आपको रोम जैसी छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देती है, तो वही ये क्या है, मूल रोम है। और मूल रोम बाह्य त्वचा पर पाए जाते हैं, यानी जो एक परत है सबसे बाहर वाली वो क्या बनाती है, बाह्य त्वचा। उसके बाद स्तर क्या कहलाएगा, भरण ऊतक तंत्र कहलाएगा, यानी यहां तक का भाग है वो भरण ऊतक तंत्र कहलाएगा। अंदर सबसे अंदर की तरफ क्या आ जाएगा, संवहन ऊतक तंत्र आ जाएगा, और बीच में ये पूरा क्या कहलाएगा, भरण ऊतक तंत्र। तो भरण ऊतक तंत्र में ज्यादातर कोशिकाएं होती है, पेरेनकाइमा ऊतक होता है, पेरेनकाइमा कोशिकाएं होती है। बताया था मैंने आपको सरल ऊतक तीन प्रकार का होता है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। तो भरण ऊतक तंत्र में सबसे ऊपर कौन सी कोशिकाएं होती है, पेरेनकाइमा कोशिकाएं। इन कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय स्थान हो भी सकता है और ज्यादातर कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर देखिए अंतराकाशीय स्थान उपस्थित है। इस प्रकार ज्यादातर भाग में कौन सी कोशिकाएं उपस्थित है, पेरेनकाइमा कोशिकाएं उपस्थित है, पेरेनकाइमा। और इनके मध्य में क्या उपस्थित है, ये अंतराकोशिकीय स्थान उपस्थित है। अब देखिए ये पेरेनकाइमा कोशिकाएं वलकुट का वलकुट बोला जाता है या भरण ऊतक तंत्र इसका बाहरी भाग बनाती है, और आंतरिक भाग जो संवहन ऊतक तंत्र से चिपका रहता है उसकी जो सबसे आंतरिक वाली परत की कोशिकाएं हैं वो विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिन्हें एंडोडर्मिस कोशिकाएं बोला जाता है। तो इस प्रकार ये एंडोडर्मिस कोशिकाएं हैं जो भरण ऊतक तंत्र का अंतिम भाग होता है और संवहन ऊतक तंत्र से चिपकी हुई पाई जाती है, एंडोडर्मिस कोशिकाएं। और यहां तक सारी क्या पाई जाएगी, पेरेनकाइमा कोशिकाएं।
देखिए एंडोडर्मिस के नीचे वाला भाग कौन सा आ गया, संवहन ऊतक तंत्र आ गया। तो सबसे पहले संवहन ऊतक तंत्र को यानी जाइलम और फ्लोएम को बनाने के लिए यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की पेरेनकाइमा कोशिकाएं पाई जाती है और उनको परिरंभ बोला जाता है। ठीक है, तो जो संवहन ऊतक तंत्र में पेरेनकाइमा कोशिकाएं उपस्थित रहेगी, जो जाइलम और फ्लोएम का यानी संवहन बंडल का निर्माण करेगी, उनको क्या बोला जाता है, परिरंभ बोला जाता है। तो सबसे पहले एंडोडर्मिस का पॉइंट लिखते हैं। पहले पेरेनकाइमा, वलकुट क्षेत्र किसको बोला गया, वलकुट क्षेत्र बोला गया भरण ऊतक तंत्र को। यहां से लेकर यहां तक का जो भाग है वो क्या कहलाता है, वलकुट कहलाता है। तो वलकुट के ऊपरी भाग में पेरेनकाइमा कोशिकाएं पाई जाती है। जिनके मध्य अंतराकाशी स्थान उपस्थित रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, भरण ऊतक की सबसे निचली कोशिकाएं क्या कहलाती है, एंडोडर्मिस। भरण ऊतक की सबसे निचली परत एंडोडर्मिस कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स। देखिए जो स्टूडेंट्स, ये एंडोडर्मिस है, इसको अंतस त्वचा भी बोला जाता है और उस पर एक मोम जैसे पदार्थ का लेपन पाया जाता है जिसको सुबेरिन बोलते हैं। और वो पदार्थ क्या होता है, जल के लिए अपारगम्य होता है, क्योंकि अगर जल के लिए ये अगर पारगम्य होगा तो फिर जल आदान प्रदान होता रहेगा, निकल भी सकता है पौधे से। तो सुबेरिन युक्त पदार्थ किस त्वचा पर पाया जाता है, एंडोडर्मिस, या इसको अंतस त्वचा भी बोलते हैं। और इस पर क्या होता है, इस पर जल रोधी पदार्थ सुबेरिन का जमाव पाया जाता है। सुबेरिन का जमाव पाया जाता है। ठीक है, नोट कीजिए पॉइंट्स।
ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट एक नोट कर लीजिए कि जो एंडोडर्मिस के भीतर की ओर जो कोशिकाएं होती है उनको क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है जो परिरंभ। जो होती किस प्रकार की कोशिकाएं, पेरेनकाइमा कोशिकाएं होती है जो मोटी भित्ति युक्त होती है। तो नेक्स्ट देखिए, अंतस्त्वचा के अंदर की तरफ स्थित मोटी भित्ति युक्त पेरेनकाइमा कोशिकाओं को परिरंभ कहा जाता है। ठीक है, नोट कीजिए पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही अपनी ये क्लास कंप्लीट होती है। बाकी जो द्विबीजपत्री मूल की हम संरचना पढ़ रहे हैं उसका जो बाकी पार्ट बचा है वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अभी तक की यही थी अपनी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।